अभी हाल ही में एक केस के चलते सुप्रीम कोर्ट ने हेंडरसन डॉक्ट्रिन या थ्योरी को एक्सप्लेन किया। हेंडरसन थ्योरी ये क्या होता है? हेंडरसन थ्योरी जो रचनात्मक रेस जुडिकाटा का एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है, ये कहता है कि किसी मुकदमे की दोनों पार्टियों को अपना पूरा मामला एक ही मुकदमे में क्लियर कर लेना चाहिए, क्लियर तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए, जिससे कि दोबारा से उनका केस ना खुले और जटिल कानूनी प्रक्रियाओं से बचा जा सके। रेस जुडिकाटा का मतलब है कि किसी मामले का फैसला हो चुका है। ये लैटिन भाषा का एक शब्द है। रेस जुडिकाटा के तहत एक बार कोई अदालत जब किसी मामले में अपना अंतिम निर्णय दे देती है तो उस मामले को दोबारा नहीं खोला जा सकता। रेस जुडिकाटा का ऑब्जेक्टिव है किसी भी केस को बहुत लंबे समय तक पेंडिंग होने से रोकना और लोगों को एक ही कारण से दो बार परेशान होने से बचाना है। सुप्रीम कोर्ट ने इस थ्योरी के जरिए ये बात क्लियर की है कि एक बार कोई केस निष्कर्ष तक पहुंच गया जिस पर कोर्ट ने अपना जजमेंट भी दे दिया हो, तो उसके बाद दोनों पार्टीज दोबारा से उस केस को फाइल नहीं कर सकती, वो भी उन मुद्दों के लिए जिनकी हियरिंग पहले ही हो चुकी हो या होनी हो पर उनकी लापरवाही की वजह से नहीं हो पाई हो। ये प्रिंसिपल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के सेक्शन 11 के तहत रचनात्मक न्याय निर्णय पर आधारित है। कोर्ट ने ये क्लियर करके निर्देश दिया कि एक ही विषय से संबंधित सभी मुद्दों का समाधान एक ही प्रोसीजर में किया जाना चाहिए। इस थ्योरी का उद्देश्य सही समाधान प्रदान करना और ये एंश्योर करना है कि ये लीगल प्रोसेसेस सही जजमेंट या निर्णय तक पहुंचाएं, ना कि बिना मतलब मुकदमों को अंतहीन चक्रों में बदल जाएं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, ये थ्योरी रेस जुडिकाटा के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। रेस जुडिकाटा का मतलब है डिसाइडेड इन एडवांस, यानी वो चीज जिस पर पहले से निर्णय लिया जा चुका हो। ये एक फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल है जिसे कानूनी कार्यवाहियों को समय से निपटाने और लंबे समय से चल रहे मुकदमों को रोकने के लिए बनाया गया है। आइए अब जानते हैं वो कौन से 3 प्रिंसिपल्स हैं जिन पर हेंडरसन थ्योरी बेस्ड है। पहला प्रिंसिपल है इंटीरियर रिपब्लिका उत सिट फिनिस लिटियम, जो ये कहता है कि किसी राज्य के हित में है कि उसके मुकदमों की संख्या कम की जाए। दूसरा प्रिंसिपल है नेमो डिबिट बिस वेक्सारी प्रो ऊना एट ईदम कोसा, जो ये कहता है कि किसी को भी एक ही कारण के लिए 2 बार परेशान नहीं करना चाहिए। और तीसरा प्रिंसिपल है रेस जुडिकाटा प्रो वेरिटाट एसेपिटर, जो ये कहता है कि न्यायिक निर्णय को माना जाना चाहिए। इस थ्योरी के एप्लीकेशन के लिए 3 बातें होनी चाहिए। पहली है मामला सीधे और सार रूप में तय किया जा चुका हो। दूसरी बात, पार्टीज यानी कि पक्षकार वही हो फिर से और उनके दावे भी उन्हीं मुद्दों से रिलेटेड हो जो पहले डिस्कस हो चुके हों। और तीसरी बात, वो कोर्ट जहां पर इन मामलों की सुनवाई हुई हो वो पूरी तरह से सक्षम हो हियरिंग के लिए। तो सिंपल सी भाषा में अगर बात करें तो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी मुद्दा, कोई भी केस जिसकी हियरिंग पहले ही हो चुकी हो, जिसके बारे में फाइनल जजमेंट पहले ही दिया जा चुका हो दोनों सिमिलर पार्टीज के बीच में, वो मुद्दा वही 2 पार्टीज दोबारा से नहीं खोल सकती। ऐसा केस वो दोबारा से फाइल नहीं कर सकती, स्पेशली उन मुद्दों के लिए जो वो पहले ही डिस्कस कर चुकी हो या फिर डिस्कस नहीं कर पाई हो उनकी खुद की नेग्लिजेंस की वजह से। आइए बात करते हैं उस पुराने लैंडमार्क केस की जिसकी वजह से ये थ्योरी सामने आई। ये केस जाना जाता है हेंडरसन वर्सेस हेंडरसन नाम से ही, और इसी केस ने नाम दिया इस थ्योरी को भी हेंडरसन थ्योरी। तो सुनिए, ईयर 1808 में 2 भाई बेथल और जॉर्डन हेंडरसन अपने पिता के बिजनेस में पार्टनर्स बन गए, जिसको ऑपरेट ब्रिस्टल और न्यू फाउंडलैंड दोनों जगहों से किया जाता था। 1817 में पिता विलियम हेंडरसन ने ये बिजनेस छोड़ दिया और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मार्च 1830 में उनमें से एक भाई जॉर्डन हेंडरसन की भी मृत्यु हो जाती है और रह जाते हैं उनके पीछे उनकी पत्नी एलिजाबेथ और उनके 2 बच्चे। जॉर्डन हेंडरसन की मृत्यु बिना विल लिखे ही हो गई थी। उनकी पत्नी एलिजाबेथ को उनका एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया। फिर 1832 में एलिजाबेथ ने अपने ब्रदर इन लॉ बेथल के खिलाफ न्यू फाउंडलैंड के एक कॉलोनियल कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर दिया।
मुकदमा उन्होंने इसलिए दर्ज किया क्योंकि उनका आरोप था कि उनके ब्रदर इन लॉ बेथल ने उन्हें कुछ पैसों का भुगतान नहीं किया था, जो कि पिता विलियम हेंडरसन की विल के हिसाब से उनको मिलना चाहिए था। यानी कि एलिजाबेथ के जो फादर इन लॉ थे, उनकी विल के हिसाब से एलिजाबेथ को और उनके बच्चों को ये पैसा मिलना चाहिए था, जो बेथल ने नहीं दिया। एलिजाबेथ का ये भी कहना था कि उनके ब्रदर इन लॉ बेथल विलियम हेंडरसन के एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर भी कोई भी हिसाब देने में विफल रहे हैं और वो उनके पति के साथ पार्टनरशिप में भी ब्याज का हिसाब देने में विफल रहे हैं। अंत में कार्यवाही के 3 सेटों को न्यू फाउंडलैंड की अदालतों द्वारा जोड़ा गया, सुना गया और निर्धारित किया गया कि बेथल हेंडरसन को एलिजाबेथ और उनके बच्चों को 26,650 पाउंड की राशि का भुगतान करना होगा। अदालत से ये आदेश आया और बेथल को ऐसा ही करना पड़ा। क्यों ना हो, ये अदालत का आदेश जो था। इसके बाद एलिजाबेथ हेंडरसन ने इंग्लैंड में ऋण वसूली के लिए अलग से कार्यवाही की। उन कार्यवाहियों में बेथल हेंडरसन ने दावों का विरोध करने की कोशिश भी की। ये आरोप भी लगाया कि कॉलोनियल कोर्ट्स का ये आदेश अनियमित था। बेथल हेंडरसन ने उल्टा आरोप लगाया कि वास्तव में ये दिवंगत जॉर्डन हेंडरसन ही थे जिन्होंने इस पार्टनरशिप से अपने हक से ज्यादा की रकम निकाल ली थी और ये एलिजाबेथ हेंडरसन ही थी जो जॉर्डन हेंडरसन की ऑपरेशंस मैनेजर के रूप में उनसे पैसे उधार लेती थी। बेथल हेंडरसन ने न्यू फाउंडलैंड की किसी भी कार्यवाही में इन दावों को आगे बढ़ाने की बात ही नहीं की थी। एनीवे, अब बात करते हैं जजमेंट की, यानी कि निर्णय की। वाइस चांसलर सर जेम्स विग्रम ने अपना जजमेंट दिया कोर्ट में और इस जजमेंट के जरिए उन्होंने बेथल हेंडरसन को इन दावों को करने से मना कर दिया, इन आरोपों को लगाने से मना कर दिया एक नई प्रोसीडिंग में। उन्होंने कहा कि उस निर्णय को चुनौती देने के लिए कोई भी कार्यवाही अपील के जरिए की जा सकती है। उन्होंने एलिजाबेथ के खिलाफ बेथल हेंडरसन के दावे को स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जब कोई मामला एक सक्षम कोर्ट के सामने आता है जिस पर उस कोर्ट द्वारा निर्णय लिया जाता है, तो वहां यही अपेक्षा की जाती है कि उन मामलों को पूरी तरीके से कोर्ट के सामने लिया जाए वहीं के वहीं। अगर दोनों पक्षों में से एक भी पक्ष उस मुकदमे से जुड़े किसी भी बात को सामने लाने में असमर्थ होते हैं या सामने नहीं लाते हैं, तो दोबारा से उन्हीं पक्षों को उन्हीं मामलों की सुनवाई कराने का कोई हक नहीं है। कोर्ट यही मानेगा कि उन मामलों से जुड़ा मुद्दा उन्होंने छोड़ दिया है अपने आप ही। रेस जुडिकाटा की दलील विशेष मामलों को छोड़कर न केवल उन बिंदुओं पर लागू होती है जिन पर कोर्ट को वास्तव में पक्षों द्वारा एक राय बनाने और निर्णय सुनाने की आवश्यकता थी, बल्कि हर उस बिंदु पर लागू होती है जो उचित रूप से मुकदमे के विषय से संबंधित था और जिसे पार्टीज या पक्षकार उचित साधनों का प्रयोग करते हुए उसी समय सामने ला सकते थे। तो इस थ्योरी के बेसिस पर बेथल हेंडरसन के एलिजाबेथ के खिलाफ आरोपों को खारिज कर दिया गया। तो देखा आपने कैसे इस लैंडमार्क केस ने एक नई थ्योरी को जन्म दिया। वो थ्योरी जिस थ्योरी का मकसद था पेंडिंग केसेस की लिस्ट को थोड़ा छोटा करना, क्योंकि अगर बार बार एक ही केस, एक ही मुद्दा खुलता रहेगा कोर्ट्स में, तो कोई केस कभी खत्म होएगा ही नहीं और पेंडिंग केसेस की संख्या बढ़ती जाएगी। और इसी कंसर्न की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी हाल ही में इस हेंडरसन थ्योरी को एक्सप्लेन किया। ये क्लियर कर दिया कि कोई भी मुद्दा जो पहले ही हियरिंग्स में उठाया जा सकता था और नहीं उठाया गया, उस मुद्दे को दोबारा से फिर से नई हियरिंग में नहीं उठाया जा सकता। आई होप आपको ये हेंडरसन थ्योरी या हेंडरसन डॉक्ट्रिन और इससे जुड़ा ये केस, ये लैंडमार्क केस समझ में आ गया होगा। ऐसे ही और लैंडमार्क केसेस हम अपने आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। बने रहिए मेरे चैनल पे नॉलेज विद शैब्स।